दोस्तों 2 और 6 जोड़िए तो कितना होता है? 8 होता है। 1 और 7 जोड़िए तो कितना होता है? 8 ही होता है। अब बताइए इन दोनों 8 का आपस में रिश्ता क्या है? अगर आप कहेंगे कोई रिश्ता नहीं है तो दोनों अलग अलग तारीखें हैं तो आप पिछले गलत साल हैं। क्योंकि हमारे 26 जनवरी को प्रधानमंत्री भारत ने जी ने अपना खोज निकाला है कि गणतंत्र इन दिवस दोनों 8 में धूमधाम से गहरा मनाया। रिश्ता है और ये 26 रिश्ता है 2 भारत और और 6 इंडोनेशिया की 2 प्लस दोस्ती 6 का। इज इक्वल। और जी मेरे हाँ, मित्र आपने का बिल्कुल जन्मदिन भी सही सुना। 17 है। हमारे 1 प्लस प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने ऐसी गणित की इक्वेशन बता दी कि दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञ अपना माथा पकड़ करके बैठ गए हैं। न्यूटन, आइंस्टीन, रामानुजन जो भी होंगे स्वर्ग में बैठ करके एक दूसरे को देख रहे होंगे कि ये क्या नया फॉर्मूला आ गया है धरती पर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया। अब 2 और 6 को जोड़िए तो 8 होता है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का जन्मदिन 17 तारीख को आता है। 1 और 7 को जोड़िए तो भी 8 होता है। बस समझ लीजिए यही है भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता। दोनों देश 8 नंबर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए दोनों की दोस्ती अटूट है। इसीलिए दोनों देश एक साथ है, इसीलिए दोनों देशों का भविष्य साथ है। वाह, क्या फॉर्मूला है, क्या दिमाग है, क्या सोच है। अब 8वीं क्लास का बच्चा जब ये सुनेगा तो कहेगा भाई साहब ये तो हमारी परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता। हमें तो पाइथागोरस थ्योरम रटाई जाती है, हमें तो त्रिकोणमिति पढ़ाई जाती है। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26 2 और 6 2 प्लस 6 इज इक्वल। और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है। 1 प्लस। हमें तो कैलकुलस से जूझना पड़ता है और यहां तो सीधे नंबर जोड़ो और रिश्ता बना दो। इस हिसाब से तो हर देश से जुड़ा हुआ है। जिस दिन आपकी शादी हुई थी 8 तारीख को थी, तो आपकी शादी का भी रिश्ता इंडोनेशिया से है। जिस दिन आपके बच्चों का जन्म हुआ था 17 तारीख को हुआ था, तो क्या आपके बच्चे का भी रिश्ता इंडोनेशिया से है? जिस दिन आपने पहली बार बाइक खरीदी थी 26 तारीख को खरीदी थी, तो आपकी बाइक का भी रिश्ता इंडोनेशिया से है। यानी कि पूरी दुनिया एक बड़ा जोड़ घटाव बन गई है और हर आदमी से जुड़ा हुआ है। बस जोड़ने का हिसाब आना चाहिए। अगर यही फॉर्मूला अप्लाई करें तो देखिए कमाल की चीजें निकल आती है। नोटबंदी किस तारीख को हुई थी? 8 नवंबर को। नोटबंदी का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किस समय किया था? रात 8 बजे किया था। यानी नोटबंदी का भारत से गहरा रिश्ता है। क्या यही खूब रिश्ता है? ये बात एक ट्विटर यूजर ने बहुत बढ़िया तरीके से रखी है। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को आता है। 1 और 7 जोड़िए तो 8 होता है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। 2 और 6 जोड़िए तो 8 होता है। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग है 125। 1 और 2 और 5 जोड़िए तो 8 होता है। नीट का पेपर लीक हुआ जिसमें तारीख थी 3 और महीना था 5, मिलाइए तो 8 होता है। नोटबंदी 8 तारीख को ही, ऐलान 8 बजे हुई। यानी हर जगह 8 है, हर जगह भारत है, हर जगह मोदी है। यह है असली 8 के ठाठ मोदी के साथ वाला हिसाब। अब सोचिए दुनिया के दूसरे नेता जब भारत आते होंगे तो कितने डरते होंगे कि यार पता नहीं यहाँ का प्रधानमंत्री हमारे बारे में क्या नया गणित निकाल दे। अमेरिका के राष्ट्रपति सोचते होंगे कि मेरी शादी अगर 15 तारीख को हुई होगी तो 1 और 5 जोड़ करके 6 होता है। और भारत का कुछ जुगाड़ 6 से बैठा दिया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति सोचते होंगे कि मेरा जन्मदिन तो 12 तारीख को है। 1 और 2 मिलकर के 3 होता है। भारत के प्रधानमंत्री कहीं तीनों लोगों से भारत का रिश्ता न निकाल दे। जर्मनी के चांसलर सोचते होंगे कि मेरे यहां तो सारे शहरों के नाम इतने लंबे हैं, इनका जोड़ पता नहीं क्या निकलेगा। मजाक तो अपनी जगह है, लेकिन यह बात बहुत गंभीर है कि इस देश का प्रधानमंत्री जब विदेश जाकर के बोलता है तो वहां क्या बोलता है? क्या पूरी दुनिया के सामने भारत की इसी तरह की छवि पेश करनी है कि हम गणित के इतने कच्चे हैं कि 2 और 6 जोड़ करके 8 को खोज कर रिश्ता बनाते हैं? ये वो देश है जिसने आर्यभट्ट को जन्म दिया था। ये वो देश है जिसने शून्य की खोज की थी। ये वो देश है जिसने रामानुजन जैसे गणितज्ञ पैदा किए थे। और आज इसी देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के कह रहा है कि 2 और 6 मिलाकर के 8 होते हैं, 1 और 7 मिलाकर के 8 होते हैं, इसीलिए हमारा रिश्ता है। ये सुनकर के हंसी आए
या रोना आए, समझ नहीं आता क्या करें। ये सिर्फ इंडोनेशिया वाला मामला नहीं है, ये तो सिलसिला बहुत पुराना है। याद कीजिए जब मोदी जी कनाडा गए थे तो वहाँ पर उन्होंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूरा स्क्वायर निकाला था। वहाँ था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में एक 2a भी अलग से मिलता है, और यही 2a भी भारत और कनाडा का रिश्ता है। 8वीं क्लास का बच्चा जो अभी अभी बीज गणित सीख रहा है वो भी सिर पकड़ ले कि यार ये कैसा फॉर्मूला निकाला गया है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में एक एक्स्ट्रा 2a भी मिलता है तो ये गणित का सूत्र है। ये देशों का रिश्ता कैसे बन गया? इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया के जितने भी अलजेब्रा वाले सूत्र हैं वो सब भारत के रिश्तों को समझाते हैं। अगर हम इसी तरीके से चले तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल करके मॉरिशस से रिश्ता निकाल सकते हैं, साइन थीटा कोस थीटा निकाल करके ब्राजील से रिश्ता निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन निकाल करके जापान से रिश्ता निकाल सकते हैं। बस मन बना लीजिए, फॉर्मूला अपने आप मिल जाएगा। और फिर इजराइल गए थे तो वहां जाकर के कहा था कि इंडिया इज मदरलैंड और इजराइल इज फादरलैंड। अब सोचिए इस बयान का क्या मतलब है। अगर भारत मां है तो इजराइल पिता है, तो हम सब क्या हैं? क्या हम सब की दो दो नागरिकताएं हैं? क्या हमारे पास दो दो जन्मस्थान हैं? ये बयान कहाँ से आया, किसने लिखा, क्यों बोला गया? इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, कोई राजनयिक आधार नहीं है, कोई सांस्कृतिक आधार नहीं है। बस बोल दिया गया, तालियां बज गई, वापस आ गए। फिर अमेरिका में गए तो वहां मागा प्लस मागा इज इक्वल टू मागा वाला फॉर्मूला निकाला था, यानी एक और एक मिलकर के एक होता है। ये कैसा गणित है भाई? ये गणित तो पूरी दुनिया के लिए नया है। अगर एक और एक एक होता तो फिर बच्चे स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं? अगर एक और एक एक ही होते तो फिर हम दो कैसे बनेंगे? फिर आबादी कैसे बढ़ेगी? फिर देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी? फिर तो सब कुछ एक ही जगह पर रुक जाएगा। ये बयान इतना अजीब था कि उस पर पूरी दुनिया ने माथा पकड़ लिया था। लेकिन गोदी मीडिया ने उस दिन कहा था कि क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या डिप्लोमेटिक जीनियस है, क्या शानदार वर्ड प्ले है। ये तो कमाल है इस मीडिया का। प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, कोई भी बकवास करे, कोई भी बेवकूफ़ी करे, गोदी मीडिया उसे तुरंत मास्टर स्ट्रोक बना देती है, तुरंत उसे स्ट्रैटेजिक बना देती है, तुरंत उसे विश्व स्तरीय कूटनीति बना देती है। और सुबह अखबारों में हेडलाइन छपती है कि प्रधानमंत्री जी ने कमाल की डिप्लोमेसी की, कमाल का शब्दों का जादू चलाया, कमाल के नंबरों से रिश्तों को समझाया। अब सोचिए इस मीडिया के भरोसे ये देश कहाँ जाएगा? ये मीडिया वो है जो सच बताना छोड़ चुकी है, ये मीडिया वो है जो सवाल पूछना छोड़ चुकी है, ये मीडिया वो है जिसका काम सिर्फ चापलूसी करना रह गया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी भी बेधड़क कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गोदी मीडिया रात तक इसे भव्य बना देगी, सुबह तक इसे ऐतिहासिक बना देगी, दोपहर तक इसे विश्व स्तरीय बना देगी, और शाम तक तो इसे मानो कोई नोबेल प्राइज जीतने वाला वक्तव्य बना दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी अकेले नहीं हैं, उनके पीछे एक पूरी फौज है, एक पूरी टीम है। आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, स्पीच राइटर्स हैं, रिसर्च टीम है, विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, राजदूत हैं, तमाम विशेषज्ञ हैं। ये सब लोग बैठ करके तय करते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कब बोलेंगे, कहां बोलेंगे। ये सब पहले से तैयार होता है। फिर भी अगर ऐसा बयान आ रहे हैं तो या तो ये पूरी टीम फेल हो चुकी है, या फिर ये टीम जानबूझ करके ऐसे बयान लिखवा रही है। दोनों ही स्थितियों में ये चिंताजनक है दोस्तों। अगर ये टीम फेल है तो इस टीम को बदलना चाहिए, नए लोग लाने चाहिए जो सही सलाह दे सके, जो सही भाषण लिख सके, जो सही रणनीति बना सके। और अगर ये टीम जानबूझ करके ऐसा बयान लिखवा रही है तो फिर सवाल ये उठता है कि किस मकसद से लिखवा रही है। क्या इस देश की छवि खराब करने की साजिश है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री को मजाक बनाने की साजिश है? क्या इस देश के सम्मान को गिराने की साजिश है? या फिर कारण एक तीसरा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि टीम कुछ भी लिखे लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना कुछ अलबल बोल देते हैं। ये भी हो सकता है कि लिखा कुछ जाए और मंच पर पहुंच करके अपना दिमाग खुद चला दिया जाए। अगर ऐसा है तो ये और भी चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी नेता को अपने पर्सनल ब्रेनवेस्ट को इंटरनेशनल स्टेज पर टेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या भारत के प्रधानमंत्री के पद की कोई गरिमा नहीं है? नेता तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कोई 5 साल के लिए आता है, कोई 10 साल के लिए आता है, कोई 3 साल में चला जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद हमेशा रहता है। वो पद इस देश का सर्वोच्च पद है,
वो उस पद पर बैठा हुआ आदमी जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया उसके शब्दों को नोट करती है, पूरी दुनिया उसके हर बयान का विश्लेषण करती है। अब अगर उसी पद पर बैठा आदमी विदेश जाकर के 2 और 6 का जोड़ 8 बनाकर रिश्ते समझाने लगे तो दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया यही सोचेगी कि ये देश कहां जा रहा है, ये देश के नेतृत्व की क्या स्थिति है। ऐसे में लगता है कि हमें मनमोहन सिंह जी के दौर में वापस लौट जाना चाहिए। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें विपक्ष मौन मोहन कहकर चिढ़ाता था। यही बीजेपी वाले उन्हें कहते थे कि ये तो बोलते ही नहीं, ये तो हमेशा चुप रहते हैं। लेकिन वो जब भी बोलते थे तो कुछ ढंग का बोलते थे, कुछ सोच समझ करके बोलते थे, कुछ ऐसा बोलते थे जिस पर बाद में शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था। आज हम एक ऐसे दौर में है जहां प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं, कहीं ना कहीं बोलते ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर बयान ऐसे होते हैं जिन पर शर्मिंदगी होती है। ऐसे में मौन मोहन ज़्यादा सम्मानजनक थे, या ज़्यादा बोल मोहन ज़्यादा सम्मानजनक है। ये सोचने वाली बात है। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बहुत छोटी बात है, इस पर इतना क्यों बोल रहे हो? बड़े नेता तो कभी कभी ऐसी बातें कह ही देते हैं। तो मेरा जवाब है कि छोटी बात नहीं है। ये छोटी बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार हो रहा है, ये पैटर्न बन गया है। हर बार जब प्रधानमंत्री जिस विदेश में जाते हैं तो वहाँ ऐसे कुछ ना कुछ बोल करके आते हैं जो दुनिया के लिए हैरानी की बात होती है और भारतीयों के लिए शर्मिंदगी की बात होती है। ये पैटर्न रुकना चाहिए, ये सिलसिला थमना चाहिए। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि उनके एक बयान से पूरे देश की छवि तय होती है। ये जो चाटुकार पत्रकार हैं जो टीवी पर बैठ करके हर बयान की तारीफ करते हैं, ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यही लोग हैं जिनकी वजह से प्रधानमंत्री को कभी अपनी गलतियां नजर नहीं आती। यही वो लोग हैं जो हर बकवास को कूटनीति बना देते हैं। यही वो लोग हैं जो हर बेवकूफी को मास्टर स्ट्रोक बना देते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि गलतियां बढ़ती जाती है, बयान और बेतुके होते जाते हैं और देश की छवि गिरती जाती है। अगर ईमानदार पत्रकारिता होती, अगर सवाल पूछे जाते, अगर आलोचना की जाती तो शायद प्रधानमंत्री जी भी संभल जाते। शायद वो भी सोच करके बोलते, शायद वो भी अपनी टीम से अच्छे भाषण लिखवाते। लेकिन जब चारों तरफ चाटुकार बैठे हों तो कोई क्यों सुधरेगा, कोई क्यों सोचेगा, कोई क्यों अपनी भाषा शैली बदलेगा? अब आते हैं आखिरी बात पर, 8 नंबर का भारत से क्या रिश्ता है? ये प्रधानमंत्री जी साबित नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं। ये सिर्फ हवा में उछाला गया एक नंबर है। 2 नंबर के लिए जोड़ो 8 बना दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के जन्मदिन के 2 नंबर लिए, जोड़े 8 बना दिया, बस रिश्ता तैयार। ये रिश्ता है या मजाक है? ये डिप्लोमेसी है या ठिठोली, हंसी ठिठोली चल रही? इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है या लफ्फाजी कहा जा सकता है। इस देश को ऐसे नेता चाहिए जो सोच समझ करके बोले, जो कम बोले लेकिन प्रभावशाली बोले, जो बयानों से देश की गरिमा बढ़ाए, गिराए नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अपने बयानों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि विदेश जाकर के ऐसी बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि इस तरह के बयानों से भारत की छवि खराब होती है? अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात हर उस आदमी तक पहुँचे जो अपने प्रधानमंत्री के हर बयान को आंख मूंद करके सच मानता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इसी तरह की और बड़ी खबरें देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।